सुंदरवन नामक जंगल में गोलू नाम का एक गधा रहता था। हालांकि वास्तविकता में गोलू काफी मूर्ख था, परंतु वह खुद को काफी समझदार समझता था। अतः खुद को समझदार साबित करने के लिए वह हर किसी से बहस करता रहता और अपनी बात गलत होने के बावजूद भी उस पर अड़ा रहता। एक दिन गोलू जंगल में घास खा रहा था। उसी समय वहां से बगीरा नाम का एक बाघ गुजर रहा था। गोलू को घास खाता देख बगीरा बोला, क्या बात है गोलू, आज तो मस्त हरी हरी घास खा रहे हो। ये सुनते ही गोलू झट से बोल पड़ा, क्या हुआ बगीरा भाई, मजाक कर रहे हो क्या? इस नीली घास को हरी क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर बगीरा बोला, गोलू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? घास कभी नीले रंग की भी होती है क्या? घास तो हमेशा हरी ही होती है। बगीरा की यह बात सुन गोलू चिढ़ गया। वो गुस्से में बोला, क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि घास नीली होती है? दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। चर्चा गर्मा गई और दोनों ने इस मुद्दे को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो जंगल के राजा शेर खान के पास जाएंगे और उसे ही फैसला सुनाने को कहेंगे। दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां शेर खान अपने सिंहासन पर विराजमान था। गोलू और बगीरा को अचानक वहां देख उसने उनके आने की वजह पूछी। गोलू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, महाराज बगीरा मेरा मखौल बना रहा है। आप तो जानते ही हैं कि घास नीली होती है, परंतु बगीरा उसे हरी बताकर बेवजह मुझसे बहस कर रहा है। कृपया करके आप ही इसे बताइए कि घास का असली रंग नीला है। गोलू की बात सुनकर शेर खान ने उत्तर दिया, हाँ तुम्हारी बात तो एकदम सच है, घास नीली ही तो होती है। गोलू आगे बढ़ा और बोला, महाराज बगीरा मुझसे असहमत है और बेवजह मेरा विरोध कर मुझे परेशान कर रहा है। कृपया करके आप उसे ऐसा अपराध करने के लिए दंडित करें। शेर खान ने घोषणा की कि बगीरा को इस तरह का बर्ताव करने हेतु 5 साल तक चुप रहने की सजा दी जाती है। ये सुन गोलू खुशी से उछल पड़ा और संतुष्ट होकर अपने रास्ते पर चला गया। वो चलता हुआ ये दोहराता रहा, घास तो हमेशा नीली ही होती है। उधर बगीरा शेर खान के फैसले को सुनकर दंग रह गया। हालांकि उसने चुपचाप अपनी सजा स्वीकार कर ली, परंतु उसने शेर खान से पूछा, महाराज आपने मुझे सजा क्यों दी? ये तो जग जाहिर है कि घास का रंग हरा ही होता है, और यह बात तो आप भी भली भांति जानते हैं। फिर आपने फैसला गोलू के पक्ष में क्यों सुनाया? शेर खान ने जवाब दिया, बगीरा तुम सही कह रहे हो, वास्तव में घास हरी ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु तुम्हें सजा सुनाने के कारण का घास नीली है या हरी, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सजा इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारे जैसा बहादुर एवं बुद्धिमान प्राणी एक मूर्ख गधे से बहस करके उसमें समय बर्बाद करे, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और उसके उपरांत न केवल तुमने अपना समय व्यर्थ किया, बल्कि तुम ऐसे बेतुके विषय को लेकर मेरे पास आए और मेरा भी वक्त जाया किया। अतः सजा तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी के लिए मिली है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी उस मूर्ख और कट्टरपंथी के साथ बहस करना है जिसे सत्य या वास्तविकता की परवाह नहीं है, बल्कि उसे केवल अपने विश्वासों और भ्रमों की जीत की परवाह है। मनमोहक नगर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोग आपस में बहुत प्यार और भाईचारे से रहते थे। पास में ही एक पेड़ पर सुनहरी नाम की एक नन्ही चिड़िया भी रहती थी। एक बार की बात है, गांव में भीषण आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा। नन्ही चिड़िया सुनहरी ने देखा कि गांव में आग लगी है और सभी अपनी जान बचाने हेतु भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। सुनहरी अगर चाहती तो पेड़ से उड़कर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसे मुश्किल हालात में उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसे सबकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु उसने सोचा कि वह इतनी छोटी है, वह कैसे ही मदद कर पाएगी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जल्दी ही सुनहरी पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालने लगी।
नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और आग पर डाल देती। वहीं पास में बैठा कल्लू कौवा ये सब देख रहा था। सुनहरी को चोंच में पानी भरकर आग बुझाते देख उसने मन ही मन सोचा कि यह चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इतनी भीषण आग को यह नन्ही चिड़िया चोंच में पानी भरकर भला कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर कल्लू सुनहरी का मजाक उड़ाने लगा। वो सुनहरी से बोला, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसे ये भीषण आग बुझाई जा सकती है? कल्लू की यह बात सुनकर नन्ही सुनहरी ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद कोई फायदा ना हो और यह आग भी ना बुझे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि भविष्य में जब भी इस आग की बात आएगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, ना कि तुम्हारी तरह तमाशा देखने वालों में। ये कहकर सुनहरी फिर से आग बुझाने के काम पर लग गई। इतने में जब गांव वालों ने एक नन्ही चिड़िया को आग में पानी डालते देखा तो गांव वाले भी उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह छोटी सी चिड़िया कोशिश कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने एक साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की और आग बुझ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमसे जो भी हो सके हमें वह करना चाहिए। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ तमाशा देखना चाहिए। प्रयास करना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। मोती सागर नाम का एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब में मारूच नाम का एक पक्षी रहता था। मारूच एक बहुत ही विचित्र पक्षी था। मारूच के दो मुंह थे, किंतु उसका धड़ और उसके नीचे का सारा हिस्सा एक ही था। वह अपने दोनों सिर से देख सकता था और भोजन कर सकता था, परंतु क्योंकि उसका एक ही पेट था, अतः दोनों में से अगर एक मुंह भी कुछ खा लेता वह सीधा उसके पेट में जाता और पेट भर जाता। मारूच को जो भी देखता काफी आश्चर्यचकित हो जाता। एक दिन मारूच खाने की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके एक मुख को एक फल दिखा। वो फल काफी अनोखा था। मारूच ने पहले कभी ऐसा फल नहीं देखा था। क्योंकि मारूच काफी भूखा था, अतः उसने सोचा कि क्यों ना इस फल को चखा जाए। यही सोचकर उसने उस फल को उठाया और चख कर देखा। फल उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। फल खाने वाले मुख ने दूसरे मुख को बतलाया कि फल तो अमृत के समान बहुत ही स्वादिष्ट है। वह आगे बोला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा फल नहीं खाया। फल की प्रशंसा सुनकर मारूच के दूसरे मुख से रहा नहीं गया और वह बोला, अगर फल इतना स्वादिष्ट है तो थोड़ा सा मुझे भी चखने को दो। इस फल की इतनी प्रशंसा सुनकर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी इस फल को चखना चाहता हूं। ये सुन पहला मुख दूसरे का उपहास करते हुए बोला, अरे भाई, तुम इसे चखकर क्या करोगे? हम दोनों का पेट तो एक ही है और मेरे खाने के बाद आखिर यह फल अपने पेट में ही जाएगा और इससे तुम्हें भी तृप्ति हो जाएगी। ये कहकर पहला मुख स्वयं ही पूरा फल खा गया। मांगने पर भी फल न मिलने के कारण दूसरा मुख बहुत नाराज और दुखी हो गया। पहले मुख के द्वारा अपमानित किया जाना दूसरे मुख के बर्दाश्त के बाहर था। उसने इसे अपना अपमान समझकर यह निर्णय किया कि सही वक्त आने पर वह पहले मुख से इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। इस बात को कुछ वक्त बीत गया। एक दोपहर मारूच भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उसके दूसरे मुख की नजर एक अत्यंत जहरीले फल पर पड़ी। उस फल को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसे लगा कि पहले मुख से अपने अपमान का बदला लेने का यही सही मौका है। उस जहरीले फल की तरफ इशारा करते हुए वह पहले मुख से बोला, क्या तुम्हें याद है? उस दिन तुम्हें वो स्वादिष्ट फल मिला था और तुमने मुझे नहीं दिया था। वह आगे बोला, आज मुझे ये जहरीला फल मिला है। अब मैं इसे खाऊंगा और इसके जहर का प्रकोप तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। और इस तरह तुम्हें सजा देकर मैं उस दिन हुए अपने अपमान का बदला लूंगा। ये सुनते ही पहला मुख इस बात से डर गया और बोला, पागल मत बनो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर इस फल को खाओगे तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। दूसरे मुख को पहले मुख की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में तो सिर्फ बदला लेने का भूत सवार था। उसने अपने अपमान का बदला लेने हेतु वह जहरीला फल खा लिया। फल खाने के कुछ देर बाद जहर के प्रकोप से वह दो मुख वाला पक्षी मर गया।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर कभी भी अपने खास लोगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हर कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। अतः अपने प्रियजनों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। साथ ही हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमें काफी भारी हानि पहुंचा सकता है। सदाबहार नामक एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के तने में एक बड़ा सा खोल था जिसके अंदर पियुआ नाम का एक तीतर रहता था। पियुआ रोज सुबह भोजन की तलाश में आसपास के खेतों में जाया करता और शाम होते ही अपने खोल में वापस आ जाया करता था। एक दिन पियुआ अपने साथियों के साथ खाने की तलाश करता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां उसे एक खेत दिखा जहां उसे अनेक प्रकार की फसलें दिखी। उसने व उसके दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अब वह कुछ दिन उसी खेत में रहेंगे और रोज नई नई फसलों का स्वाद चखेंगे। उधर सदाबहार जंगल में बन्नी नाम का एक खरगोश अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पेड़ के खाली खोल पर पड़ी। इस बात से अनजान कि वह खोल पियुआ तीतर का है, बन्नी उस खोल में घुस गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन पश्चात पियुआ और उसके दोस्त सदाबहार जंगल को लौटे। जब पियुआ अपने खोल पर गया तो उसने पाया कि वहां एक खरगोश ने उसके खोल पर कब्जा कर लिए है। उसने खरगोश से कहा कि यह खोल उसका है और वह उसे तुरंत खाली कर दे। पियुआ की बात सुनकर बन्नी ने उत्तर दिया कि वह जब यहां आया तो ये खोल खाली था, अतः वह अब इसे नहीं छोड़ेगा। वह आगे बोला कि तालाब, कुएं और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें रहने लग जाता है वह घर उसका ही हो जाता है। घरों का मालिकाना हक केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। अतः इस खोल में अब वो जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। पियुआ और बन्नी काफी देर तक बहस करते रहे। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ने लगा। काफी देर तक दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो पियुआ ने सुझाव दिया कि बेहतर यही होगा कि हम किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने को कहें। बन्नी को भी सुझाव पसंद आया। आखिरकार दोनों ने निर्णय किया कि वो अपने झगड़े को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पंच का सहारा लेंगे। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को पास ही खड़ी एक जंगली बिल्ली ने सुन लिया। झगड़ा सुलझाने की बात सुनकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। यही सोचकर बिल्ली हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख कर पास ही बह रही नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। तीसरे पंच की तलाश में घूम रहे पियुआ और बन्नी ने उसके धर्मोपदेश को सुना। पियुआ ने बन्नी से कहा, यह उपदेश सुनो, लगता है यहां कोई तपस्वी बैठा है, क्यों ना इसी को पंच बनाकर अपनी परेशानी का हल पूछ ले। बन्नी ने पियुआ की बात पर सहमति भरी। जब वो धर्मोपदेश के उच्चारण की आती आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली मुनि बनकर बैठी थी। बिल्ली को देख पियुआ डर गया। वो दूर से बोला, मुनिव, क्या आप हमारे झगड़े का निपटारा कर देंगे? बदले में जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे आप अपना भोजन बना लीजिएगा। ये सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, परंतु तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है। बिल्ली की यह बात सुनकर पियुआ और बन्नी ने अपना अपना पक्ष बिल्ली के आगे रखा। जब दोनों ने अपनी बात कह दी तो बिल्ली बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब वृद्ध हो गई हूं, इसलिए इतनी दूर से मुझे तुम दोनों की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई, और बिना दोनों पक्षों की बातों को ठीक से सुने मैं कोई निर्णय भला कैसे दे सकती हूं। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों उसको अपना हितैषी मान उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके करीब चले गए। बिल्ली को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही दोनों बिल्ली के पास आए, उसने झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया और मार डाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो लोगों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए दुनिया हमेशा तैयार रहती है। एक जंगल में तीन मित्र कालू घोड़ा, मंगू गधा और बंटी बंदर रहते थे। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा सादा था, बंटी नटखट था और बहुत शरारत करता था, और कालू बहुत तेज और चालाक था।
वो हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझता था। हालांकि मंगू और बंटी उसके मित्र थे, फिर भी वो उनको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे, तभी कालू घोड़ा मंगू और बंटी से बोला, सुनो दोस्तों, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खाकर वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ। सुना है वहां सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलती है। ये सुन मंगू गधा बोला, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ आजादी से घूमते हो, वहां बांध कर रखा जाता है। इस पर कालू घोड़े ने कहा, तुम नहीं जानते वहां कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे, सब मेरे फैन हो जाएंगे। और वैसे भी वहां सिर्फ दिन में 2 बार करतब दिखाने हैं। उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहां तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए। वो मुझे नहलाएगा और मेरी मालिश भी करेगा। बंटी बंदर, जो कि अभी तक चुपचाप पास खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब यह अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे उस दिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी और वह तुम्हें खाना तक नहीं पूछेंगे। हम तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए तुम्हें ये सब सलाह दे रहे हैं। इस पर कालू चिढ़कर बोला, तुम दोनों मुझसे जलते हो, इसलिए मुझे जाने से मना कर रहे हो। तुम खुद तो जंगल में गवारों की तरह रहते ही हो, मुझे भी चाहते हो तुम्हारे साथ गवार ही बनकर रहूं। मैं तो कल शहर जा रहा हूं। अगले दिन कालू घोड़ा शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर मंगू और बंटी दोनों कालू के घमंडी व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। मंगू गधा बंटी से कहता है कि देखा कितना घमंडी और लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। इस पर बंटी मंगू से कहता है कि मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास आता है और बोलता है, बंटी भाई, कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वो बीमार है। बंटी गुस्से में कहता है, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वह तो मौज करने गया है। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू गधा बंटी को समझाते हुए बोलता है, नहीं बंटी, वह किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पड़ा हुआ रो रहा था। मंगू ने पूछा, कालू भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कालू बोला, भाई करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा, यह अब किसी काम का नहीं, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। बंटी व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, क्यों, अब और मेवा और चने नहीं खाने? मंगू बंटी को गुस्से से देखता है। बंटी मंगू से कहता है कि चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दोनों दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है। वो पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू अब दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था, तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों को ठीक से सोच लेना चाहिए। एक समय की बात है, निकुंज वन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। वो बारहसिंघा काफी घमंडी स्वभाव का था। उसके घमंड का सबसे बड़ा कारण उसके लंबे व सुंदर सींग थे, जिन पर उसे बहुत अभिमान था। निकुंज वन के बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल के सारे जानवर उसी नदी के किनारे पानी पीने जाया करते थे। बारहसिंघा जब भी नदी किनारे पानी पीने जाता तो नदी के साफ पानी में अपने सुंदर सींगों का प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश होता। वह हमेशा इस बात पर इतराता था कि उसके सींग सभी जानवरों से लंबे और खूबसूरत है। बारहसिंघा को जहां अपने सींगों को देख अपार खुशी का अनुभव होता, वहीं उसे अपने पतले और भद्दे पैरों को देखकर बहुत दुख होता था। वो बहुत खुश था कि भगवान ने उसे इतने बड़े और खूबसूरत सींग दिए हैं, परंतु पैर बहुत ही पतले और भद्दे। वह हमेशा सोचता कि ऐसे बदसूरत दिखने वाले पैर भला किस काम के। एक दिन की बात है, बारहसिंघा नदी से पानी पीकर लौट रहा था। तभी अचानक उसे झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने नजर घुमाकर झाड़ियों की तरफ देखा तो पाया
कि एक शेर शिकार करने की नियत से हौले हौले बारहसिंघा की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसे लगा कि आज तो उसका खेल खत्म। उसने सोचा कि आज तो वो शेर का शिकार बनकर ही रहेगा। अपने प्राणों को संकट में पाकर उसने आव देखा ना ताव और पूरे जी जान से भागने लगा। हवा की रफ्तार से भागते हुए कुछ ही देर में वह शेर की पहुंच से काफी दूर निकल गया। भागते भागते वह काफी थक गया था। उसे लगा कि वो शेर से काफी आगे निकल गया है और शायद अब शेर ने उसका पीछा करना छोड़ दिया होगा। अतः उसने सोचा कि क्यों न कुछ देर रुककर थोड़ा विश्राम कर लूं। यही सोचकर वो एक झाड़ी के सामने रुक गया और उसने चैन की सांस ली। परंतु अगले ही पल शेर अचानक उसके करीब आ पहुंचा। शेर को अपने तरफ आते देख उसने तुरंत ही झाड़ियों में से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने अपने सींगों को झाड़ियों से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो सफल न हो सका। इधर वह झाड़ियों से जूझ रहा था कि तब तक शेर उसके एकदम सामने पहुंच गया था। शेर को अपने सामने पाकर बारहसिंघा स्वयं को कोसने लगा। वो सोचने लगा कि व्यर्थ ही वो अपने पैरों को कम समझ रहा था। उन्हीं पतले और भद्दे पैरों के कारण वह शेर से बचकर निकल पाया था और लगभग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। और जिन सुंदर व लंबे सींगों पर वह हमेशा इतराता था, आज उन्हीं के कारण वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। बारहसिंघा झाड़ियों में फंसे सींगों को सुझाने में असमर्थ था और उसने हार मान ली। शेर को अपना शिकार मिल गया था। उसने लाचार खड़े बारहसिंघा पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी वस्तु का महत्व उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसके गुणों में है। जिन सुंदर सींगों पर बारहसिंघा को घमंड था, उन्हीं के कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। किंतु जिन पैरों को वो कोस रहा था, वास्तव में वही उसके प्राण बचा सकते थे। एक बार पोचनपुर नामक एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने कई बार अलग अलग व्यापार शुरू किए, परंतु हर बार उसे नाकामयाबी ही हासिल हुई। पूरी मेहनत करने के बाद भी हमेशा असफल होने की वजह से वो खुद से बहुत निराश हो गया था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं चला जा रहा था। कुछ खोया खोया, कुछ हालातों से मजबूर। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। तभी उसकी नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी, जिसे महावत ने एक पतली रस्सी से बांध रखा था। ये देखकर उसके सारे सवाल किनारे हो गए। अब उसके मन में ये बात चल रही थी कि इतना बड़ा हाथी जो मोटी से मोटी चेन को भी तोड़ सकता है, उसके लिए एक पतली सी रस्सी को तोड़ना कितना ही मुश्किल होगा। फिर भी वह हाथी अपनी जगह पर शांत खड़ा था। उत्सुकतावश गोपाल महावत के पास गया। उसने महावत से पूछा, महाशय, एक बात को लेकर मैं थोड़ा हैरान था तो सोचा आपसे बात करूं। आपका ये हाथी जो इतना बलशाली है, वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। यह अपनी जगह से इधर उधर क्यों नहीं भागता या रस्सी क्यों नहीं तोड़ता है? महावत ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा था तब भी हम इसी रस्सी से इसे बांधते थे। वो बार बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था पर कभी तोड़ ही नहीं पाया। कारण तब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। मगर कई बार रस्सी तोड़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद हाथी को यह विश्वास हो गया कि रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव है, और यह बात उसने अपने दिमाग में बिठा ली। आज इतना बड़ा और काफी शक्तिशाली हो जाने के बाद भी उसके मन में बचपन की यह बात जम गई है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। यही सोचकर अब वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। ये सुनकर गोपाल दंग रह गया। गोपाल के दिमाग में जो हजारों सवाल चल रहे थे, उनका जवाब अब उसे मिल चुका था। पुरानी नाकामियों ने उसके भी मन में असफल होने का डर बिठा दिया था। मगर हाथी की कहानी ने उसके दिमाग के सभी जाले साफ कर दिए थे। वो समझ चुका था कि उस हाथी की तरह हम लोग भी ऐसे हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ नाकामियों के बाद ही हार मानकर बैठ जाते हैं और निराश होने लगते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। परंतु सफलता तो उन्हें ही मिलती है जो बार बार प्रयास करते रहते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जिंदगी में हमें बार बार असफलता मिले
तो उन नाकामियों को हमें अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए और ना ही हमें निराश होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक वन में एक बहुत बड़ा तालाब था जहां हर प्रकार के जीव रहते थे। पास में ही आलसी बगुला रहता था। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वो तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है, इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूं। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। मुझे तो उन सब की चिंता हो रही है। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। ये बात आग की तरह फैल गई। सभी जीव बगुले के पास उपाय पूछने आए। इस पर बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहां का पानी कभी नहीं सूखता। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए, बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये सुन बगुले की बाँछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर उस तालाब तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। खुश होकर सबने बगुले को भगत की उपाधि दे दी। सभी जलचरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि बगुले भगत की जय। अब भगत बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे मारकर खा जाता और हड्डियां एक तरफ कर देता। एक दिन जब केकड़े की बारी आई तो कुछ देर बाद उसे दूर हड्डियों का ढेर दिखा। केकड़े के पूछने पर बगुला बोला, मूर्ख, वहां कोई तालाब नहीं है। मैं सबको यहां लाकर खाता हूं। ये सुन केकड़े ने तुरंत अपने पंजों से दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक वो मर नहीं गया। केकड़ा वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वो दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहां आनंद के साथ रहो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, नसीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक विनम्र और उदार किसान रहता था। गोपाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और ईमानदारी के साथ अच्छा पैसा कमाता था। गांव के पास ही गोपाल का एक छोटा सा खेत था जहां उसने फसलें लगाई हुई थी। वो उन फसलों को बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। गोपाल काफी मददगार व्यक्ति था और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ठंड का मौसम था। एक दिन गोपाल दिन भर खेतों में काम करता रहा। शाम होते ही गोपाल अपने खेत में काम खत्म करके वापस घर को लौट रहा था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचने वाला था, रास्ते में एक झाड़ी के पास उसने एक जहरीला सांप देखा। उस दिन वास्तव में काफी ठंड थी। सांप ठंड से कांप रहा था। गोपाल ने जब सांप को देखा तो उसे उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे जल्द कोई मदद न मिली तो शायद ठंड की चपेट में आकर वह मर जाएगा। गोपाल को सांप पर तरस आ गया। वो उसकी जान बचाने के उपाय सोचने लगा। हालांकि वह जानता था कि सांप काफी जहरीला था और उसे बचाने के प्रयास में कोई चूक होने पर सांप उसे डस सकता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। परंतु गोपाल का दयालु स्वभाव सांप की मदद कर उसे जीवित देखना चाहता था। साथ ही उसने सोचा कि कोई इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता जो अपनी जान बचाने वाले को ही हानि पहुंचाए।
अतः उसने निर्णय किया कि वह सांप को इस तरह मरने नहीं दे सकता। उसने अपनी दयालुता का उदाहरण देते हुए सांप को अपनी टोकरी में रखा और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर गोपाल ने टोकरी में रखे हुए सांप को गर्मी देने के लिए उस पर कुछ घास और सूखे पत्ते डाल दिए। शीघ्र ही सांप ने थोड़ी गर्मी महसूस की और पुनर्जीवित होना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही सांप ने अपनी सारी ताकत वापस पा ली और हिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अब ठीक होकर टोकरी से बाहर निकलने लगा, उसने देखा गोपाल उसके पास ही खड़ा हुआ था। गोपाल को अपने पास खड़ा देख सांप ने अचानक गोपाल पर वार किया और उसे डस लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि किस तरह गोपाल ने उसकी मदद की थी और उसे मरने से बचाया था। इससे पहले कि गोपाल कुछ समझ पाता, सांप वहां से भाग गया। इस हादसे से गोपाल एकदम सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसकी उसने जान बचाई उसी ने उस पर हमला कर दिया। सांप का जहर गोपाल के शरीर में फैलने लगा। वो सोचने लगा कि सांप जैसे जहरीले जानवर की मदद करना एक बहुत बड़ी भूल थी। उसे एहसास हुआ कि बिना परिणाम सोचे किसी की मदद करना जानलेवा हो सकता है। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। सांप की मदद करने के लिए वो खुद को कोसने लगा। धीरे धीरे करके जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता। कुछ लोगों का स्वभाव सांप जैसा होता है। आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वो फिर भी डस लेते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।